रात के सन्नाटे में जब इंसान आसमान की ओर देखता है तो उसे अनगिनत सितारे टिमटिमाते दिखते हैं। उनमें से एक छोटा सा तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। यह हमारे सूरज के बाद हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक स्थित तारा है। लेकिन नजदीक शब्द यहाँ धोखा देता है, क्योंकि यह तारा वास्तव में करीब 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अगर हम प्रकाश की गति से चलें तो भी वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगेंगे। और अगर आज की हमारी सबसे तेज रॉकेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो ये सफर 75,000 साल से कम में पूरा ही नहीं हो सकता। पृथ्वी पर जीवन हमेशा स्थायी नहीं रहेगा। सूरज बूढ़ा होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, संसाधन खत्म होंगे। इसलिए वैज्ञानिकों की नजर अब उन जगहों पर है जहां पृथ्वी जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर एक ग्रह घूमता है, प्रोक्सिमा बी, जो अपने तारे की हैबिटेबल जोन यानी जीवन योग्य दूरी में है। इसका मतलब यह है कि वहां तरल पानी मौजूद हो सकता है, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है। लेकिन सवाल ये है, अगर वह जगह सच में जीवन के योग्य है तो क्या हम कभी वहां पहुंच पाएंगे? अब सोचो, जब इंसान ने चांद तक पहुंचने में, जो कि हमारे पास है, हजारों वैज्ञानिकों और अरबों डॉलर खर्च किए, तब प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचना कितना कठिन होगा। ये तारा हमसे करीब 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। 1977 में वॉयेजर 1 नाम का एक अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ था। इसने अब तक 23 अरब किलोमीटर की दूरी तय की है और यह अंतरिक्ष के सबसे दूर पहुंचे हुए मानव निर्मित यानों में से एक है। लेकिन अगर यही यान प्रोक्सिमा सेंटोरी की दिशा में चलता रहे तो वहां पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। यानी अगर अभी आपने इसे भेजा तो यह हमारी 3000वीं पीढ़ी को वहां जाकर रिपोर्ट देगा। कहना आसान है कि हम तेज यान बनाएंगे, लेकिन विज्ञान में गति बढ़ाने का मतलब है ऊर्जा की जरूरत को कई गुना बढ़ाना। रॉकेट जितना तेज चलेगा उतना ज्यादा ईंधन चाहिए, और ईंधन बढ़ाने से रॉकेट भारी हो जाता है, जिससे वह धीमा पड़ जाता है। यह एक ऐसा साइंटिफिक ट्रैप है जिसमें दुनिया के सारे इंजीनियर्स फंसे हुए हैं। अगर हमें प्रोक्सिमा तक सिर्फ 100 साल में पहुंचना है तो हमें ऐसी स्पीड चाहिए 12,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 0.04 प्रकाश गति। यह आज की किसी भी मशीन के बस की बात नहीं है। हमारी सबसे तेज रॉकेट पार्कर सोलर प्रो भी सिर्फ 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, जो लाइट स्पीड का 0.06% ही है। विज्ञान में नई तकनीकें खोजी जा रही हैं, जैसे नंबर 1 आयन प्रोपल्शन। यह धीरे धीरे गति बढ़ाता है लेकिन बहुत स्थिर और ऊर्जा कुशल है। नंबर 2 न्यूक्लियर प्रोपल्शन। इसमें परमाणु ऊर्जा से जोरदार थ्रस्ट मिलता है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। नंबर 3 लाइट सेल टेक्नोलॉजी। इसमें अंतरिक्ष यान को एक लेजर किरण या सूरज की रोशनी धकेलती है। इस तकनीकी पर ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य है एक माचिस की तीली जितना छोटा यान जो प्रकाश की 20% गति से यात्रा कर सके। अगर यह सफल हुआ तो प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में सिर्फ 20 साल लग सकते हैं। यह विचार तो अच्छा है, पर इसे सच करना अभी बहुत मुश्किल है। स्पेस कोई खाली जगह नहीं है। वहां पर कॉस्मिक रेडिएशन, माइक्रो मीटेओरॉइड्स और डस्ट पार्टिकल्स हर दिशा में घूमते रहते हैं। अगर कोई यान प्रकाश गति के 10% पर भी चला तो एक रेत के कण जैसी चीज भी उस पर बम की तरह टकरा सकती है और उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि स्पेस में दूरी नहीं, खतरा असली दुश्मन है। मानव शरीर और दिमाग लंबे समय तक अंतरिक्ष की खामोशी में टिक नहीं सकते। शून्यता, अकेलापन और रोशनी की कमी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देती है। अगर यह यात्रा हजारों साल चले तो शायद कई पीढ़ियां उस यान में पैदा होंगी और मरेंगी बिना धरती देखे। क्या वे जान भी पाएंगी कि उनके पूर्वज कहां से आए थे? आज हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ हमारे सौरमंडल तक सीमित है। हमें अपने रॉकेट, प्रोपल्शन सिस्टम्स और ऊर्जा उत्पादन को हजारों गुना बेहतर बनाना होगा। इंसान ने अब तक समुद्र पार किए, आसमान छू लिया, चांद पर कदम रखा। अब चुनौती है सितारों तक पहुंचना। कल्पना करो, कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से उड़ान भर चुका है। उसका लक्ष्य है प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो तारा जो हमारी आंखों से तो बस एक चमकता बिंदु लगता है, लेकिन वहां पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। रॉकेट अंतरिक्ष की काली गहराइयों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे बस एक चीज बची है, पृथ्वी की फेडिंग रोशनी। अब सवाल ये नहीं है कि क्या इंसान वहां जा सकता है, बल्कि ये है कैसे। और इसी कैसे का जवाब भी इस यात्रा को असंभव बना देता है। रॉकेट को प्रकाश की 10%, 20% या 50% गति तक पहुंचाने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ती है। अगर हमें सिर्फ 10% लाइट स्पीड चाहिए तो हमें उतनी ऊर्जा चाहिए जितनी पूरी पृथ्वी एक साल में उपयोग करती है। और अगर हम 50% लाइट स्पीड चाहते हैं तो उतनी ऊर्जा चाहिए जितनी हमारे सूरज से कुछ सेकंड में निकलती है।
यह आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि मौजूदा केमिकल फ्यूल रॉकेट्स इतनी ऊर्जा कभी दे ही नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर पूरा पृथ्वी का ईंधन एक ही रॉकेट को दिया जाए तब भी वह उस गति के आसपास नहीं पहुंच पाएगा। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने नजर डाली है न्यूक्लियर फ्यूजन पर। यह वही प्रक्रिया है जो सूरज के अंदर होती है, जहां हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। अगर हम इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकें तो हम लगभग अनंत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। 1950 के दशक में प्रोजेक्ट ओरियन शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य था ऐसे रॉकेट बनाना जो पीछे परमाणु बम्बों के विस्फोट से थ्रस्ट ले सके। थ्योरी के हिसाब से यह काम कर सकता था, लेकिन यह इतना खतरनाक था कि दुनिया ने इसे रोक दिया। सोचो, हर सेकंड में एक न्यूक्लियर धमाका सिर्फ एक रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए। अब विज्ञान की नजर है फ्यूजन प्रोपल्शन सिस्टम्स पर, जैसे डेडलस प्रोजेक्ट और इकारस इंटरस्टेलर। इनका मानना है कि अगर हम हाइड्रोजन को नियंत्रित फ्यूजन में बदल सकें तो हम 0.1 से 0.2 लाइट स्पीड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह अभी सिर्फ गणनाओं और प्रोटोटाइप्स तक सीमित है। साल 2016 में एक बड़ा ऐलान हुआ, ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट। रूसी अरबपति यूरी मिलनर, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा मिशन प्रस्तावित किया जो इतिहास बदल सकता है। इसका विचार सरल था लेकिन अविश्वसनीय। एक माचिस की तीली जितना छोटा स्पेसक्राफ्ट जिस पर एक लाइट सील लगा होगा। धरती से विशाल लेजर बीम्स उसे इतनी ताकत से धकेलेगी कि वह 20% प्रकाश गति तक पहुंच जाएगा, यानी वह 20 साल में प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच सकता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसमें सैकड़ों समस्याएं हैं। लेजर को अंतरिक्ष में सटीक दिशा में फोकस करना लगभग असंभव है। इतनी तेज गति पर एक धूल का कण भी यान को नष्ट कर सकता है। इतने छोटे यान में कैमरा, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे फिट किए जाएंगे? फिर भी यह मानवता की अब तक की सबसे व्यावहारिक योजना है। अगर किसी तरह यान निकल भी जाए तो उसे बीच रास्ते में कई 100 अरब किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा, ना हवा, ना ग्रह, ना कोई मैग्नेटिक शील्ड जो कॉस्मिक रेडिएशन से बचा सके। अंतरिक्ष में हर दिशा से आती गामा रेज, एक्स-रेज और चार्ज्ड पार्टिकल्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पिघला सकते हैं। इनसे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट को भारी शील्ड चाहिए, लेकिन अगर यह शील्ड भारी होगी तो रॉकेट की गति कम हो जाएगी। यानी फिर वही पुरानी समस्या, जितना सुरक्षित बनाओगे उतना धीमा हो जाओगे। मान लो कि किसी तरह यान प्रोक्सिमा की दिशा में निकल भी गया, अब उसे डेटा भेजना होगा, लेकिन जो सिग्नल वह भेजेगा उसे धरती तक पहुंचने में 4.24 साल लगेंगे। यानी अगर वह आज कोई तस्वीर भेजेगा तो हम उसे 4 साल बाद देखेंगे, और अगर हम उसे कोई कमांड भेजेंगे तो उसका जवाब हमें 8 साल बाद मिलेगा। सोचो, जब इतनी देरी हो तो कोई मिशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यह एक ऐसी यात्रा है जहां हर आदेश, हर गलती और हर सुधार वर्षों की दूरी पर है। अगर किसी दिन इंसान खुद इस दिशा में निकले तो सबसे बड़ा सवाल होगा जीवित रहना। हमारा शरीर पृथ्वी के गुरुत्व, वातावरण और जैविक चक्रों के हिसाब से बना है। स्पेस में महीनों रहकर ही हड्डियां कमजोर, मसल्स पतली और दिल की कार्य क्षमता कम हो जाती है। अब कल्पना करो सालों या पीढ़ियों की यात्रा में क्या होगा। कुछ वैज्ञानिकों ने जनरेशन शिप की कल्पना की है, एक विशाल यान जिसमें हजारों लोग रहेंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी ही गंतव्य तक पहुंचेगी। इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पर सवाल है, क्या इतने लंबे समय तक इंसान अपना उद्देश्य याद रख पाएगा, या समय के साथ वे अपने मिशन को ही भूल जाएंगे? इन सबके बीच एक सच्चाई और भी बड़ी है, यह यात्रा मानव जीवन काल से बहुत बड़ी है। हम ऐसे समय की बात कर रहे हैं जो सभ्यताओं के बनने और मिटने से भी लंबा है। आज जो बच्चा जन्म ले रहा है उसकी 3000वीं पीढ़ी शायद उस तारीख की तस्वीर देखेगी। फिर भी यह सपना इंसान देखता है, क्योंकि हम हमेशा अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमने महासागर पार किए, हमने आसमान छुआ, हमने चांद को जीता। अब हमें बस एक और कदम उठाना है, सितारों की ओर। अंतरिक्ष की गहराई में तैरता हुआ एक छोटा सा यान, उसके पीछे लाखों किलोमीटर लंबी काली खामोशी और सामने अनंत दूरी पर टिमटिमाता हुआ एक तारा, प्रोक्सिमा सेंटोरी। यह दृश्य किसी विज्ञान कथा का नहीं, बल्कि मानवता की सबसे गहरी सपनों में से एक का है, दूसरे सितारों तक पहुंचने का सपना। लेकिन वहां तक पहुंचना आज की तकनीकी से लगभग नामुमकिन है। पर अब सवाल है, क्या भविष्य में यह सपना हकीकत बन सकता है? विज्ञान के इतिहास में एक विचार बार बार सामने आता है, अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो क्यों ना स्पेस को ही मोड़ दिया जाए। यही सोच वार्प ड्राइव का आधार बनी। सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब है कि हम किसी यान के आसपास के अंतरिक्ष को कंप्रेस और एक्सपेंड कर दें। यानी यान खुद तेजी से नहीं चलेगा, बल्कि स्पेस टाइम ही उसके चारों ओर खिसक जाएगा। 1994 में फिजिसिस्ट मिगुएल अल्कुबिएरे ने इसका गणितीय मॉडल पेश किया।
अल्कुबियरे वार्प ड्राइव। थ्योरी कहती है कि अगर हमारे पास नेगेटिव एनर्जी हो तो हम एक वार्प बबल बना सकते हैं जो प्रकाश से भी तेज चलेगा। समस्या यह है कि यह ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में कभी देखी ही नहीं गई। यह किसी ऐसी चीज की मांग करता है जो अभी फिजिक्स की सीमाओं के पार है। लेकिन वैज्ञानिक इसे खारिज नहीं करते, क्योंकि हर असंभव विचार कभी न कभी मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज बन जाता है। दूसरा विचार है एंटी मैटर इंजन। एंटी मैटर यानी पदार्थ का उल्टा रूप। जब भी यह सामान्य पदार्थ से टकराता है, दोनों नष्ट होकर 100% ऊर्जा में बदल जाते हैं। यानी अगर हम 1 ग्राम एंटी मैटर को 1 ग्राम सामान्य पदार्थ से टकराएं, तो उतनी ऊर्जा निकलेगी जितनी 20,000 टन TNT विस्फोट से आती है। अब तक वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगशालाओं में बहुत थोड़ी मात्रा में बनाया है, लेकिन उसे संभाल कर रखना लगभग नामुमकिन है। यह इतना संवेदनशील है कि हल्का सा संपर्क भी पूरा सिस्टम उड़ा सकता है। अगर कभी भविष्य में हम इसे नियंत्रित करना सीख गए तो यह मानव सभ्यता का सबसे शक्तिशाली इंजन होगा और शायद हमें प्रोक्सिमा सेंटुरी तक ले जा सकेगा। अब विज्ञान इस दिशा में भी सोच रहा है कि शायद इंसान को खुद जाने की जरूरत ना पड़े। भविष्य में ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोब्स बनाई जा सकती हैं जो खुद सोच सकें, खुद निर्णय ले सकें और हजारों साल की यात्रा बिना रुके तय कर सकें। इनमें ना तो नींद चाहिए, ना खाना, ना हवा, ना भावनाएं। वे बस आगे बढ़ेंगी बिना थके, बिना टूटे। कुछ वैज्ञानिक इसे जेनेसिस प्रोब्स कहते हैं, ऐसे यान जो किसी नए ग्रह पर पहुंचकर जीवन के बीज फैला सके। यानी भले इंसान खुद ना जाए, पर जीवन की लहर फिर भी दूसरे तारे तक पहुंच जाएगी। भविष्य की एक और कल्पना है लंबी नींद यानी क्रायोस्लीप। साईफाई मूवी में आपने देखा होगा कि यात्री सालों तक बर्फ जैसी नींद में रहते हैं और फिर गंतव्य पर जागते हैं। असल में इस तकनीकी पर अब प्रयोग हो रहे हैं। नासा और ईएसए दोनों ही ऐसी तकनीकें टेस्ट कर रही हैं जिससे इंसान को मंथ्स या ईयर्स तक सुलाया जा सके, मेटाबॉलिज्म को धीमा किया जा सके। लेकिन सदियों तक जीवित रहना अभी तक सिर्फ कल्पना है। दूसरी सोच है जनरेशन शिप्स। ऐसे विशाल जहाज जिनमें हजारों लोग रहेंगे, एक समाज बनेगा, नई पीढ़ियां जन्म लेंगी और वही अगली पीढ़ी गंतव्य तक पहुंचेगी। यह योजना आकर्षक तो है, लेकिन डरावनी भी, क्योंकि समय के साथ लोग शायद यह भूल जाएं कि वे कहां जा रहे हैं। उनके लिए वह जहाज ही धरती बन जाएगा। यहां तक पहुंचने के बाद भी एक सच्चाई नहीं बदलती। दूरी का मतलब है देरी। अगर हम प्रोक्सिमा से संदेश भेजें तो वह धरती तक आने में 4 साल लेगा। यानी उस यान का हर अपडेट हमें सालों बाद मिलेगा। यह ऐसा मिशन होगा जो अपने भाग्य का फैसला खुद करेगा, क्योंकि धरती से निर्देश भेजना लगभग बेकार होगा। इस खामोशी में उस यान की हर बीप, हर सिग्नल मानव इतिहास की सबसे कीमती आवाज होगी। अब तक हमने देखा कि यह यात्रा असंभव जैसी लगती है, पर अगर इतिहास कुछ सिखाता है तो वह यह है कि इंसान असंभव को भी मुमकिन बना देता है। कभी उड़ना नामुमकिन था, कभी चांद पर जाना पागलपन था, कभी मंगल पर लैंडिंग कल्पना थी, लेकिन सब हुआ। आज वैज्ञानिक लेजर सेल बना रहे हैं, नैनो स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं, फ्यूजन इंजन टेस्ट कर रहे हैं। शायद आने वाले 100 सालों में हम उस मुकाम पर पहुंच जाएं, जहां प्रोक्सिमा सेंटुरी अब बस एक सपना नहीं बल्कि एक मंजिल बन जाए। शायद हम खुद उस तारे तक ना पहुंच सकें, पर एक दिन हमारी बनाई कोई मशीन वहां पहुंचेगी और वो जब प्रोक्सिमा बी की सतह से पहली तस्वीर भेजेगी तो वो तस्वीर सिर्फ एक ग्रह की नहीं होगी, वो मानव आत्मा की विजय की तस्वीर होगी। क्योंकि इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बना, वह खोजने के लिए बना है, खुद को, अपनी सीमाओं को और उस अनंत ब्रह्मांड को जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम कभी प्रोक्सिमा सेंटुरी तक पहुंच पाएंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।